वैसे इसकी फीलिंग है। यार टेंशन को समझने के लिए हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व करें तभी समझ आएगा, क्योंकि दूसरों का टेंशन हम लोग कम समझते हैं। तो तुम सोचो यार कि तुम कभी किसी जंगल में घूमने निकले और तुम्हें कबीले वालों ने पकड़ लिया है, तुम्हारा नाम ए और तुम्हें कबीले वालों ने पकड़ लिया और तुम्हें सजा सुनाई गई है बर्फ में खड़ा करके फोर्स लगाने की। किसी कबीले वाले ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तुम्हारा मास 50 किलोग्राम है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बताओ क्या होगा? तुम 2 के एक्सीलरेशन से बर्फ में फिसलने लगोगे, नहीं? तो यार ए ने तुरंत बोला सरदार से, कबीले वालों का सरदार होता है ना एक, जो बड़ा मुकुट लगाता है जिसमें उंगलियां कटी हुई लगी रहती, वही वाला। तो उस सरदार से कहा कि भैया ऐसा है कि ये सजा जो इसकाने वाली है, ऐसी सजा ना, तो यार लोग सजा देते हैं तो एक ही जगह देते हैं, ऐसे थोड़ी दौड़ा दौड़ा के सजा दे रहे हैं। तुमने कहा यार ऐसा है कि मेरी सजा का तरीका थोड़ा बदलो। तुमने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, इसकी सजा का तरीका बदल देते हैं। उसने एक और कबीले वाले को बुलाया, आदमी को खड़ा किया और 100 न्यूटन इधर से 100 न्यूटन इधर से। अभी बताया इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0, है ना यार? लेकिन क्या ये बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहा होगा? नहीं यार। अभी यार यहाँ से खींचे कोई, यहाँ से खींचे तो तुम्हें थोड़ा बहुत टेंशन होगा, नहीं यार? कोई टेंशन है यार, ये जो खिंचाव क्रिएट हुआ ना यार उसके हाथों में, वही क्या है? टेंशन। तो जब यार इसको टेंशन महसूस हुआ तो इसने सरदार से बोला कि सरदार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 दोस्त और हैं, झाड़ी के पीछे छुपे हैं। तो यार अभी 2 दोस्त इसके और अब सरदार ने तीनों को काम पे तो हाथ पकड़ के एक दूसरे का खड़े हैं और 100 न्यूटन का फोर्स दोनों तरफ। तो बताया यार अब केवल ए नहीं बल्कि बी और सी सब टेंशन में होंगे। रिपोर्टर लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो मैं बी से पूछा कि बताओ भैया कैसा महसूस कर रहे हो? तो क्या बोलेंगे? तो बोलेगा यार ये कबीले वाला जल्लाद मुझे 100 न्यूटन से खींच रहा है। तो मैं कहूंगा खींच रहा है तो एक्सलेट करो। कहेगा मैं एक्सलेट नहीं कर सकता क्योंकि हाथ से एक दूसरे को पकड़े हैं, है ना? तो अब चूंकि यार पकड़े हैं तो एक दूसरे में एक्शन रिएक्शन लग रहा है। अगर मैं आगे जाने की कोशिश करता हूं तो ए मेरे हाथ को रोकता है, नहीं यार? और चूंकि यार ये पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, तो एक्सलेट तो कोई नहीं कर रहा। अगर एक्सलेट नहीं कर रहा है तो ए के बी के डिस्कशन के हिसाब से 100 अगर आगे है तो ए भी 100 पीछे लगा रहा होगा, नहीं यार? तो मैंने बी से कहा भैया क्यों एक्सलेट नहीं करो? तो कहेगा 100 पीछे। तो क्या ये उसी हालात में तो है, ये भी टेंशन में होगा कि नहीं? तो बोला कि मैं बड़ा टेंशन में हूं। ए के बाद गया मैं ए के पास। मैंने कहा भैया तुम क्या महसूस कर रहे हो? अब तो तुम्हारे तीनों दोस्त आ गए, अब तुम्हारी सजा कुछ कम महसूस हो रही होगी, है ना? यार भैया उसने इसीलिए तो फंसाया था तीनों को कि सजा थोड़ी बहुत कम हो। तो सरदार ने कहा ठीक है अब ये सजा तीनों में बांट दो, मतलब तीनों को एक साथ कि वही सजा दे दी। तो क्या ए की सजा कम हो गई है? ए से मैंने पूछा तो क्या बोलेगा? बोलेगा मैं बी को 100 से रोक रहा हूं तो बी मुझे 100 से खींच रहा है एक्शन रिएक्शन के हिसाब से। यानी यार ए बोलेगा कि बी 100 से खींच रहा है और सी मुझे 100 से रोक रहा है, या सी खींच रहा है बी रोक रहा है। तो क्या ये भी अभी भी उतना ही टेंशन में तो है कि कम हो गया? फिर मैंने सी से कि तुम्हारी क्या हालत? तो वही कि जल्लाद 100 से खींच रहा है, मेरा दोस्त ए ये भी मुझे 100 से खींच रहा है, ये भी किसी जल्लाद से कम नहीं, मुझे फंसा दिया, ये दोनों मुझे 100 से खींच रहे हैं। तो क्या पता यार सबको टेंशन है यार, पूरी लाइन में जितने लोग खड़े होंगे सबको टेंशन होगा। तो ये टेंशन है यार, यही तुम्हें महसूस करना है। लेकिन हमें इंसान के टेंशन नहीं बल्कि किसी धागे के टेंशन को डिस्कस करना है। ये एक धागा है और धागे में भी यार अगर तुम गौर से देखो, उनको महसूस करो तो इसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना यार? और जब धागे को टेंशन आता होगा तो यानी मॉलिक्यूल्स को टेंशन आता होगा। उनका दुख कोई समझता नहीं, लेकिन मैं गया उनके पास। यार इस धागे को अगर कोई 100 न्यूटन से खींच रहा है तो मैंने यार एकदम बगल वाले मॉलिक्यूल से बात करी कि बताओ भाई मॉलिक्यूल तुम लोग कैसे हो? तो क्या बताएंगे यार कि हम बहुत टेंशन में यार, 100 न्यूटन उधर से और 100 न्यूटन से मेरे बगल वाले जो साथी मॉलिक्यूल है ना, वो मेरे द्वारा किसी बॉन्ड से जुड़े हैं और उस बॉन्ड को अभी हम तोड़ नहीं सकते। 100 न्यूटन से बढ़ेगा तो कभी टूट भी जाएगा,
बट अभी हम लोग बॉन्ड से बंधे हैं, तो 100 उधर से और 100 से मेरे दोस्त खींच रहे हैं, बहुत टेंशन में जी रहे हैं। मैंने कहा चलो यार उससे बात ना करें। बगल वाले साथी मॉलिक्यूल से मैंने कहा कि तुम उनको छोड़ क्यों नहीं देते? तो कहते यार कि भैया कि बॉन्ड अभी बना है तो हम तोड़ तो नहीं सकते, उसके लिए एक मैक्सिमम फोर्स चाहिए। आगे वाले मॉलिक्यूल भी कम नहीं, वो भी मुझे खींच रहे हैं, यार एक दूसरे जुड़े हैं, और आगे वाले खींच रहे हैं, उसके बगल वाले मुझे रोक रहे हैं, तो मेरी भी तो वही हालत है। क्या बता, धागे के किसी भी लाइन पे मैं कुछ मॉलिक्यूल के ग्रुप से बात करूं तो वो यही कहेंगे, आगे वाले पीछे वाले। मैं यार सबका टेंशन सुनने के बाद सबसे किनारे इस हुक से लगे हुए मॉलिक्यूल से बात करने गया कि बताओ भाई मॉलिक्यूल तुम लोगों की हालत। तो क्या बोलेगा, यार धागे के साथी मॉलिक्यूल मुझे 100 से खींच रहे हैं और ये हुक मुझे 100 से रोक रहा है, यही तो बोलेंगे यार। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पूरा धागा टेंशन में आ गया। नहीं तो यार जब धागे का टेंशन सुना, मैंने कहा यार अब देखा जाए कि धागे पे जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनसे पूछा जाए। मैं इस आदमी के पास गया, मैंने कहा यार बताओ इंसान तुम धागे पे जुल्म क्यों कर रहे हो? तो ये इंसान बोलेगा यार मैं अगर 100 से लगा रहा हूँ तो ये धागा भी कुछ कम नहीं है। यार वो एक्शन रिएक्शन तो लगेगा ही ना यार, ये मैं 100 से लगा रहा हूँ तो ये धागा भी मुझे कहाँ 100 से पीछे खींच रहा है। तो मैंने कहा इसका मतलब यार दोनों ही एक जैसे हैं। मैं इस हुक के पास गया कि बताओ तुम यार इस मॉलिक्यूल को फोर्स क्यों लगा रहे हो? तो ये हुक कहेगा मुझे अपनी पड़ी है, ये मॉलिक्यूल मुझे खुद खींच रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर तक अगर ज्यादा फोर्स हो गया तो यहाँ से निकल जाऊंगा दीवार से। नहीं तो देखो तो यार सब जगह टेंशन है, दूसरे का दुख हम लोग महसूस नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं? ये आदत है यार, जब भी हम कभी किसी और आदमी के सुख के बारे में सोचते हैं, यार गजब यार दिल्ली में उसके पास फ्लैट है, गाड़ी, 4 नौकर, तो हम उसके अंदर की समस्याएं महसूस नहीं करते हैं। यार अगर हम उसके सुख के साथ उसके दिमाग का मेंटल माहौल साथ में महसूस कर लें तो हो सकता है कि उसका मेंटल माहौल तुमसे भी ज्यादा खराब हो। दूसरा जो तुम्हारे बारे में सोचता है, यार कोई दूसरा तुम्हें भी सुखी कहता होगा यार, रिक्शे वाला तो तुम्हें कहता होगा यार कि देखो यार इनके पास इस कस्बे में अपना घर है यार, नहीं यार, तो उस समय यार वो तुम्हें सुखी सोचता है क्योंकि तुम्हारे अंदर की उलझने उसको नहीं पता। तो यार उसके फ्रेम को तुम अपने अंदर धारण कर लो, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपने अंदर धारण कर लो, है ना। और सुख तो जो तुम्हारे पास है वो है ही, तो तुम सुखी हो जाओगे। नहीं यार, यही तो सेंट्रल आइडिया है सुखी का। बाबा बहुत होशियार होते हैं, वो अपने दिमाग का मेंटल माहौल बचा के रखते हैं। जिस समय वो प्रवचन देते हैं वो अपने दिमाग का मेंटल माहौल, वो रेफरेंस एकदम कूल कर लेते हैं, इतना कूल कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया उनके मुंह से निकले। उनको बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलना आता है। फिर से वही बात है यार, यानी कहीं ना कहीं तो वो टेक्निकल है, वो जानता है कि दिमाग का मेंटल माहौल किनारे करके हम कैसे इन्वॉल्व हो जाएं इन भक्तों के साथ। खैर हम लोग यार यहाँ इनके अंदर का हाल, निर्जीव चीजों का हाल समझ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। तो कुल मिला के यार हम लोग जिसको भी झांक के देखें उसको महसूस करें तो हमें पता चलेगा सभी टेंशन में है। लेकिन हमें क्या मतलब यार सब टेंशन में, हमें अपनी दुनिया से मतलब। तो बस मैं ये कहूंगा यार धागा खुद टेंशन में है, और खुद टेंशन में है तो अपने से अटैच्ड चीजों को भी टेंशन देगा। नहीं यार, आदमी को टेंशन यहाँ और हुक को टेंशन आगे, अभी भाड़ में जाए धागा। अब आदमी की चिंता करें कि धागे की करें यार, आदमी और हुक ये यार इंसान ने अभी लगाई है यार, तो ना हुक टूटे ना आदमी का हाथ टूटे, इसकी चिंता हमें करना है। तो धागा जब खुद टेंशन में होगा तो दूसरों को टेंशन देगा, है ना। वो टेंशन बेसिकली फोर्स का सिंगल साइड रिजल्ट है। यानी अगर टी का टेंशन यहां दिया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 न्यूटन। नहीं यार, तो बेसिकली टेंशन एक कारण है जिसकी वजह से फोर्स क्रिएट होता है। टेंशन वो कारण है जिसकी वजह से फोर्स क्रिएट होता है। धागा खुद टेंशन में आया तो उस एजेंट को पीछे फोर्स दिया और इस हुक को आगे फोर्स दिया। तो एक लाइन लिखना है यार टेंशन के लिए, ये केवल महसूस करने के लिए है। अच्छा यार, स्ट्रिंग भी ये आइडियल स्ट्रिंग है, और आइडियल स्ट्रिंग को हम लोग हमेशा मासलेस और इनस्ट्रेचेबल, मतलब उसको खींचा नहीं जा सकता, ऐसे मान के चलना यार। उसमें मास नहीं और उसको खींचा नहीं जा सकता। A string under tension always gives a force
always gives the force away from the body, away from the body, away from the body, attached to it, attached to it, attached to it. This force is referred as the tension of the string. This force as the tension of the string. इसी फोर्स को हम लोग धागे का टेंशन बोलेंगे. क्लियर है? क्लियर? अगर आदमी से जुड़ा है धागा तो आदमी को फोर्स देगा, और हुक से जुड़ा है तो हुक को फोर्स देगा. अगर वो टेंशन में होगा, जितना ज्यादा टेंशन में होगा उतना ही वो दूसरे को फोर्स देगा. क्लियर है? पता है यार, मैंने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है. इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा यार? हाँ भाई, A1 कितना? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. A2 कितना? 6. यार भैया ये क्यों चलेगा यार? इसको मैंने कहाँ खींचा है? अरे भैया 20 kg को मैंने खींचा तो वो चलेगा, एक्सलेट करेगा. अब यार 10 kg को मैंने यहाँ रखा तो इसको देख के भागने लगेगा. अरे ये काहे चलेगा यार भैया? उसको मैंने फोर्स कहाँ लगाया है? तुम्हें बस वैल्यू चाहिए, फोर्स पता, मास पता, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. भले वो फोर्स दूसरे क्वेश्चन में लगाओ. तो यार भैया पीछे वाला नहीं चलेगा. तो फिर क्या करें यार चलाने के लिए? मैं एक काम कर रहा हूं यार, इन दोनों को एक स्ट्रिंग से अटैच कर देता हूं. स्ट्रिंग मतलब बंधन, और बंधन जब बंध जाता है तो बंधन का फर्ज निभाता है, और बंधन का फर्ज है कि दोनों को बांधे रखना. मतलब यार ये बंधन को बर्दाश्त नहीं होता कि कोई जल्दी चले. बंधन का फर्ज है कि जो भी हो ऐसा हो कि ये चल रहा है तो ये भी चले, बांधे रखे. यही उसका धर्म है धागे का. तो यार जब ये आगे वाला ब्लॉक चलना चाहेगा तो इसको टेंशन होने लगेगा, इस धागे को टेंशन होने लगेगा. बोलेगा यार भैया अकेले ना जाओ, तुम्हारे साथ कोई बंधा है उसको भी साथ लेके जाओ. अगर धागा बांध देंगे तो धागा खुद टेंशन में आ जाएगा. यार बंधन का फर्ज निभाने के लिए वो टेंशन में आ जाएगा, और इस 20 kg से कहेगा कि भैया इतना जल्दी जाने की जरूरत नहीं. उसको फोर्स कहाँ लगाएगा? पीछे. और इस 10 kg की बॉडी को कहेगा तुम भी चलो यार, आगे वाला जा रहा है, तुम बंधे हो, तुम भी चलो. उसको फोर्स कहाँ लगाएगा? आगे. लेकिन किसी भी हाल में जब धागा अपना साइज बदल नहीं सकता तो जो एक्सेलेरेशन इसका होगा वही एक्सेलेरेशन. ये बात पक्की है कि नहीं यार? यानी इसका एक्सेलेरेशन क्रिएट करने के लिए धागे ने फोर्स दे दिया है, और इसका एक्सेलेरेशन अब पहले जैसा नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा. तो अब यार कितना आएगा ये बात हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना के अलग अलग निकाल सकते हैं सॉल्व करके. अब सीधे महसूस करना सही नहीं, अलग अलग. पहले 20 kg के बारे में सोचना है. अच्छा अभी केवल हॉरिजॉन्टल सोचना है, वर्टिकल तुम सोच लोगे, पता है नॉर्मल एक्शन इशू नहीं है. और फिर 10 kg के बारे में सोचना है. 2 इक्वेशन, 2 अननोन, सॉल्व करके आंसर निकालना है. दोनों बॉडी एक एक्सेलेरेशन से आगे जाने वाली है, पहला सच है ना. और हॉरिजॉन्टल में इस 20 kg पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? 60 न्यूटन आगे और टेंशन T पीछे. और कोई फोर्स है? ऑफ कोर्स यार 20 G नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर. तो यार वर्टिकल में तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, तो वो डिस्कशन ना करो, वो बराबर होंगे. हॉरिजॉन्टल डिस्कशन करते हैं. बताओ 10 kg की बॉडी पे यार 10 kg पे लगने T आगे और पीछे कितना? अरे कहां लगा यार? एक ही से तो टच में है तो कोई. अरे यार एक ही फोर्स है, पीछे कितना? 0. अरे यार 0 भी तुम्हें महसूस नहीं होता यार. अलग अलग सोचो बॉडी के बारे में यार, आगे पीछे, इसके अलावा थोड़ी यार वर्टिकल में है वो मतलब नहीं है. इसमें आगे पीछे कोई फोर्स नहीं. एक एक के बारे में सोचो. चलो
पता है 60 और टी में कौन ज्यादा होगा? टी ज्यादा होगा, तभी तो एक्सेलेरेशन आगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी यार? हमने न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, 60 आगे, टी इक्वल टू 20a, एक इक्वेशन। कोई दिक्कत है? अब जरा इसके बारे में सोचो। 10 kg की बॉडी पे टी आगे, 0 पीछे, न्यूटन का सेकेंड लॉ, टी माइनस 0 इक्वल टू 10a। दो इक्वेशन, क्या दो इक्वेशन टी और ए, दो अननोन, सॉल्व करके आंसर निकाले जा सकते हैं? निकाल के रखो। यार दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लिया करो और फिर ऐड कर दो, ये ज्यादा आसान रहता है। 60 इक्वल टू 30a, तो बता a इक्वल टू कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? और a उठा के यहां रख दो, कितना आ गया यार? 20 न्यूटन। कोई दिक्कत है? ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यार फिर से करना है पूरा पूरा। फ्री बॉडी डायग्राम मुझे हरा लॉक है, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम, फिर सॉल्व करके ए और टी की वैल्यू। मैं बता दूं यार, यहाँ एक धागा नहीं है, दो धागे और दोनों के अपने अपने टेंशन। अगर मैं यहाँ कुछ T1 मानता हूँ, यहाँ कुछ T2, तो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, एक को पीछे तो एक को आगे, एक को पीछे तो एक को नहीं। और कुछ भी हो जाए, धागा अपनी लेंथ तो बदलना नहीं है, तो जितना एक्सेलेरेशन इसके अंदर आएगा वही इसके अंदर आएगा, वही इसके अंदर आएगा। इस बार 3 इक्वेशन और 3 अननोन बनेंगे, सॉल्व करके आंसर निकालना है। इफेक्ट डायग्राम तो ऐसा बनाना है सबका। कॉज डायग्राम, पता है इसके फोर्स और T1 पीछे, हॉरिजॉन्टल में इसके अलावा कोई फोर्स है? अच्छा वर्टिकल में है, वो हम जानते हैं यार कि वर्टिकल में तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, तो क्या होगा? चलो यार अभी उससे हमें मतलब नहीं है। हॉरिजॉन्टल में सेकेंड लॉ लगाएंगे, कितना? 75 माइनस T1 इक्वल टू 2a, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत है? मतलब 8 kg पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? कॉस डायग्राम में दिखाना है। ये रही बॉडी, आगे धागे जुड़ी है T1 देगा, पीछे धागे जुड़ी है T2 मिलेगा। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स? कुछ लोगों ने यार 75 दिखा दिया है। भैया यार कहाँ, उससे क्या मतलब? इसको क्या पता कि दुनिया में क्या क्या है, इसको अपने से मतलब ना यार। तो इस बॉडी की इक्वेशन क्या बनेगी 8 kg की? यार T1 आगे T2 पीछे, T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या? 8 है, सेकेंड इक्वेशन। ये कितने लोगों ने बना ली थी यार? फिर बता यार 15 kg पे लगने वाले फोर्स, हाँ T2 आगे पीछे 0, इक्वेशन बनेगी T2 माइनस 0 इक्वल टू 15 है। बस यार अब तीनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 75 इक्वल टू 25a आएगा, a इक्वल टू 3 आ गया यार। और एक बार a आ गया तो यहां पुट कर दो, T1 आ जाएगा, यहां पुट कर दो, और यहां पुट कर दो तो T1 आ जाएगा। अच्छा यार इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स हम चाहते तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, पूरे सिस्टम को एक मान के। तुम देखा यार ये क्वेश्चन, पिछला वाला क्वेश्चन, इसमें 20 और 10 कितना kg? 30 kg।
और इस पूरे सिस्टम को मैं एक मानता इंक्लूडिंग धागा, तो बताया इस पूरे सिस्टम में धागे ने कहां फोर्स लगाया? यार धागे ने पीछे भी लगाया, और क्या पता इस सिस्टम को एक मान ले तो धागे ने नेट में कोई फोर्स लगाया? कोई फोर्स नहीं लगाया। यार धागे का 0 है, तो फिर किसने लगाया? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन बोले तो जो 1 किलोग्राम को 60 के एक्सेलेरेशन, तो बता यार 30 किलोग्राम को कितने से खींचेगी? तो एक्सेलेरेशन कितना आया था? अरे पिछला क्वेश्चन देखो यार, आया था। रही बात धागे की, तो बता यार इस धागे ने ही 10 kg को खींचा है। कोई पूछे 10 kg को किसने खींचा? तो इस टेंशन ने ही तो खींचा यार। 10 kg की बॉडी किस एक्सेलेरेशन से चलेगी? यार 10 kg की बॉडी भी 2 से चलेगी। अब मैं 10 kg की बॉडी को 2 से चला रहा हूं, m10 और एक्सेलेरेशन 2, तो बताओ उसको कितना फोर्स चाहिए? m इंटू ए 20, तो टेंशन कितना होगा? यार ये डायरेक्ट तरीका था बिना एफबीटी बनाए पिछले क्वेश्चन का, नहीं सोच सकते यार। यार ये ऑब्जेक्टिव करना तब ये अप्रोच लगाना, और भी चूंकि यार हमें और आगे तक जाना है इसलिए एफबीटी बना रहे हैं बड़े क्वेश्चन के लिए, तो ऑब्जेक्टिव करते समय यही तरीका लगेगा यार। नेट फोर्स 60, मास 30, तो एक्सेलेरेशन 2 है ना। 10 की बॉडी 2 से चल रही है, तो टेंशन कितना होगा? 10 इंटू 2 यानी 20 न्यूटन। क्या यही मेथड यहां भी तो लगा सकते हैं? बता यार ये पूरे सिस्टम में टेंशन ने कितना फोर्स दिया? मैं कहूंगा इसको पीछे, इसको आगे, इसको पीछे, इसको आगे, नेट कितना? यार अगर सिस्टम की बात करें तो टेंशन ने कोई फोर्स नहीं दिया है, नहीं। तो किसने दिया है? किसने दिया है? और मास कितना है? यार टोटल मास देखो यार, 15, 8, 2, 25, तो 75 न्यूटन का मतलब 1 kg को 75 का एक्सेलेरेशन, तो 25 kg को 3 का एक्सेलेरेशन आया यार। 3 आया कि नहीं? रही बात T2 की, तो बता यार अगर पूरा सिस्टम 3 से जाएगा तो पीछे वाला तो भी 3 से जाएगा। 15 kg की बॉडी 3 के एक्सेलेरेशन से चलेगी, इसी की दम पे ना यार। तो यार टेंशन कितना होगा? 15 की बॉडी 3 का एक्सेलेरेशन, तो m इंटू ए 45 आया है कि नहीं यार? T2 है ना। अच्छा बता यार ये धागा ना होता, अगर ये धागा ना होता तो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों ना चलते। यार ये धागा था तभी तो इसमें टेंशन आया, तभी ये पूरा सिस्टम चला। तो T1 की जिम्मेदारी ना केवल इसको बल्कि पूरे सिस्टम को खींचने की है। अगर मैं इस सिस्टम को डब्बे के अंदर बंद करूं तो T2 ने नेट में कुछ नहीं दिया, T1 ने दिया है। 15 और 8 23 kg का सिस्टम जिसको एक्सेलेरेट कराया है T1 ने, कितने से? 3 से। 23 kg का सिस्टम, 3 का एक्सेलेरेशन, तो टेंशन कितना होगा? 23 इंटू 3 यानी कितना? बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्टिव करते समय यार यही प्रोसेस हमें लगाना है, जिसके लिए हमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें अभी भविष्य में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, उसका ये सूत्रधार है फ्री बॉडी डायग्राम। ये पुली मतलब जो फोर्स की दिशा बदल देती है किसी धागे के अंदर। यार ये आइडियल पुली है, इतनी स्मूथ कि धागा खिसक जाए उसको पता तक ना चले। और ये प्रैक्टिकल पुली है, एक्चुअल में ऐसा होता है यार। कुएं में देखा यार पानी भरने के लिए, तो कुएं में यार जब भी पानी भरना होता है तो लोग पुली का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर मान लिया यार बाल्टी भर के कोई आदमी पानी खींच रहा है और ऐसे खड़ा है, ऐसे नहीं, यूं खींच रहा है, तो यार ये धागे को फोर्स कहाँ लगा रहा है? ऊपर। और धागा कहाँ लगा रहा है? किसी दिन बाल्टी फंस गई नीचे, धागे ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या होगा यार? तो हमेशा के लिए नीचे आ जाएगा और अंदर जी भर के पानी पिएगा, फिर पानी की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो इसी पर्पस के लिए कि यार आदमी को फोर्स की दिशा बदलना है, वो बेसिकली नीचे की तरफ नहीं, नीचे धागा उसको नीचे फोर्स लगाए ये उसको बर्दाश्त नहीं है, धागा उसको ऊपर फोर्स लगाए ये चलेगा, उसमें खतरा नहीं है यार। तो उसके लिए यार पुली लगाई जाती है। आदमी धागे को नीचे खींचता है तो धागा आदमी को ऊपर खींचता है। अभी ऊपर उठ भी गया तो धागा छोड़ देगा, नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नीचे चला गया तो फिर दिक्कत है यार।
तो बेसिकली यार ये धागा के मॉलिक्यूल एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, तो ये आदमी एक मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ के खींच लेता है, तो नीचे का एक मॉलिक्यूल, आखिरी मॉलिक्यूल बाल्टी का पकड़ के खींच लेता है। यानी यहां से लेके वहां तक मॉलिक्यूल एक एजेंट के तौर पे एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं। आदमी ने मॉलिक्यूल का एक हाथ पकड़ा, दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे हाथ ने बाल्टी उठा दी, ऐसा कुछ होता है नहीं। अच्छा, जब भी मैं कहूंगा आइडियल पुली, तो आइडियल पुली हमेशा मास लेस मानना है और परफेक्ट स्मूथ मानना है। इतनी स्मूथ कि धागा खिसक जाए, पुली को पता ही ना चले। और जब परफेक्ट स्मूथ पुली होगी तो उसमें हमें मान के चलना है कि ये टेंशन और ये टेंशन वो बराबर होगा परफेक्ट स्मूथ पुली में। और अगर रियल पुली है तो वहां टेंशन अलग अलग होते हैं। क्लियर है? टेंशन दोनों साइड इक्वल होंगे। तो ये आइडियल पुली। अभी यार इस टॉपिक में जितनी भी पुली हैं वो आइडियल हैं, अगले टॉपिक में भी आइडियल हैं। रियल पुली की बात हम रोटेशनल मैकेनिक्स में करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। इस धागे में टी का टेंशन, तो यहां भी कितना टी का टेंशन आएगा। मैं केवल ये जानना चाहता हूं ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। कितने लोग कहते हैं एक्सलेट करेगा? हाथ उठाएं। कितने लोग कहते हैं नहीं करेगा? यार इतने लोगों को लगता है कि 2 kg की बॉडी, मात्र 2 kg की बॉडी या 20 किलोग्राम की बॉडी को एक्सलेट करा सकती है। तो मन करता है यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी छोटी इतनी बड़ी। तो यार हम कुछ भी मान के ना चले, अपनी मैथमेटिक्स लगाएं। हम ज्यादा सोच ही नहीं पाते। एक्चुअली में ज्यादा सोचने पे हमारी फीलिंग कई बार गलत हो जाती है, जो हमें महसूस होता है वो सच नहीं निकलता। ये रही बॉडी, इसकी अब बीडी बनाओ। अगर एक्सेलेरेशन आएगा तो कहां आएगा? अब अगर इसका आंसर 0 आना है तो 0 आ जाएगा। सॉल्व करके देखो क्या आता है। फिर इसकी अब बीडी बनाओ। अगर इसके अंदर एक्सेलेरेशन आएगा तो कहां आएगा? यार ये ऐसे ही तो खिसकेगा, आगे आएगा। तो बस यार तुम 2 डायग्राम बनाओ और फिर उनकी इक्वेशन लिखो। आंसर तुम्हें बता देगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आंसर एक्सेलेरेशन का 0 आ जाए तो समझ लो एक्सेलेरेशन नहीं है। तो फिर चेक करो यार हो रहा है। अरे यार मैंने कहा बनाओ तो बनाओ, यहां मेरे पढ़ाने से थोड़ी कुछ होता है। पूरे साल तुम पढ़ोगे तो फायदा है। मैं तो साल भर कितना भी पढ़ा दूं तुम्हारे काम का थोड़ी रहेगा। ये रही बॉडी, पता इस पे लगने वाला 2G का भूतिया फोर्स नीचे। यार आगे पीछे कोई है क्या? 2G का नीचे और T का टेंशन ऊपर। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। और टेंशन क्या बनेगी यार? T ज्यादा होगा कि 2G ज्यादा होगा? 2G ज्यादा होगा। अगर A मैंने नीचे दिखाया है तो इक्वेशन बनेगी 2G माइनस T इक्वल टू 2A। कोई दिक्कत है यार? ये हो गया यार एक। पता है इस 20 kg की बॉडी पे लेने वाले फोर्स T आगे, ऊपर नॉर्मल एक्शन, नीचे भूतिया फोर्स। तो ये मैं अलग से जानता हूं, नॉर्मल एक्शन 20G के बराबर होगा। मुझे वर्टिकल डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ से ये बात बहुत आसान है। हमें यार एक्सेलेरेशन वाली लाइन में डिस्कशन करना है। तो एक्सेलेरेशन वाली लाइन में नेट फोर्स T आगे 0 पीछे, तो T माइनस 0 इक्वल टू क्या? 20A। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालना तुम्हारे बाएं हाथ का काम है, जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं। बाकी लोग दाएं हाथ से निकालें यार। 0 आ गया यार एक्सेलेरेशन। कहाँ है यार? यार ये तो यार बड़ी अजीब बात होगी। 2 kg की बॉडी ने 20 kg खींच लिया। अरे खींचा ही तो है, उठाया थोड़ी यार। क्या बता यार? परफेक्ट स्मूथ सरफेस में, यहां यार एकदम परफेक्ट स्मूथ सरफेस में बर्फ पे सोचो यार 200 किलोग्राम का स्टील का ब्लॉक हो और तुमसे कोई कहते इसको खिसकाना है, तो तुम कील वाले जूते पहन के आओगे और ऐसे खींचोगे, वो खिंच जाएगा। तुमने सुना नहीं यार, दांतों से धागे से प्लेन खींच दिया? नहीं सुना यार? अरे जब परफेक्ट स्मूथ सरफेस है तो ट्रेन क्या है, प्लेन क्या, ट्रेन का इंजन लोग खींच देंगे। बस सब कुछ आइडियल हो, परफेक्ट पुलिस लगी हो, उसमें परफेक्ट पहिए हो, तो खींचना ही तो है ना, थोड़ी यार। नहीं यार,
अरे पानी में जहाज तैर रहा हो, बड़ी सी नाव हो, कोई कहते यार उसको खींच दो, तो तुम यार खींचोगे, वो चलने भी लगेगी, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगती है। लेकिन कोई कहते उठा दो, तो कोई हनुमान थोड़ी यार जो उठा दोगे। तो यहाँ यार इस 20 केजी की बॉडी खिसक ही तो रही है, क्या इसको उठाया गया है क्या यार? तो खिसक के एक्सीलरेट कर सकती है नहीं। अरे 20 तो छोड़ो, अगर 200 किलोग्राम की भी बॉडी होती तो इसका एक्सीलरेशन रहा था 2g/2, वो एक्सीलरेशन कम आता, बट आता तो ना यार। बात समझ में आ गई यार? और फिर से यार ये एक्सीलरेशन तुम डायरेक्टली लिख सकते थे यार। अब यहाँ पे दिशा नहीं, बल्कि तुम मोशन की दिशा तय करो, ए नीचे ए आगे, और मोशन की दिशा को तुम एक लाइन की तरह सोचो। तो मोशन को टेंशन ने एक जगह अपोज किया तो एक जगह फेवर किया है। नेट में अगर किसी ने मोशन कराने की कोशिश करी है तो वो 2g का फोर्स है। रही बात 20g, उसको नॉर्मल एक्शन ने संभाल लिया, तो 2g अकेला है जो 20 और 2 22 केजी के सिस्टम को चलाना चाहता है। 2g अकेला है जो 22 केजी के सिस्टम को चलाना चाहता है। तो एक्सीलरेशन कितना? बात समझ में आ रही है यार? ये भी तुम डायरेक्टली महसूस कर सकते थे। और अब यार 200 किलोग्राम की बॉडी होती तो 2g/202 आ जाता, नहीं यार? बात समझ में आ गई यार? तो कई बार यार हमारी फीलिंग सब सही नहीं बोलती, तो हमें कनेक्ट करना पड़ता है चीजों को। वही तो पढ़ाई है यार। अरे पढ़ाई करते ही हम इसलिए हैं कि आइडेंटिटी बेसिक थ्योरी को एंड तक कनेक्ट करना। ये क्लियर है? तो अगर ये बात हो गई है तो अगला डिस्कशन तुम अपने मन से करके मुझे दिखाओगे। एक m1 मास का ब्लॉक, एक m2 मास का ब्लॉक। मैं कह रहा हूं कि m1 m2 से बड़ा है, तो क्या होगा? तो यार ये ब्लॉक नीचे एक्सीलरेट करेगा और ये ब्लॉक ऊपर एक्सीलरेट करेगा। अरे यार ये नीचे जाएगा तो उसको ऊपर जाना ही पड़ेगा, धागे में टेंशन आएगा। तो मुद्दा यार टेंशन और एक्सीलरेशन बताना, ये नोट करना है। और अगला क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम के साथ पूरा प्रॉपर तरीके से एंड तक पहुंचना है यार। तुम्हें निकालना है यार, मेरे पढ़ाने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। पूरे साल तुम जितनी मेहनत करोगे उसी का फायदा मिलेगा। ये नहीं यार टीचर को तुम लोग फीस जबरदस्ती देते हो, मेहनत तुम्हें ही करना पड़ती है। क्या करे यार, मेरे करने से फायदा भी नहीं है, वरना मैं मेहनत करता यार। वो मेहनत स्टूडेंट से कराना जानता है तो ही स्टूडेंट का भला हो सकता है यार, यही एक फैक्ट है। तो बेटर है यार कि तुम खुद इन्वॉल्व हो, और अगर खुद नहीं करोगे तो फिर खुद नहीं सीख पाओगे, और टीचर को कितना आता है उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं। कि कड़ुआ प्रवचन कड़ुआ लगता है, बट यही सच है। भैया जी लगा के तुम नहीं पढ़ाई कर रहे यार, जी लगा के पढ़ाई करो। तुम भी जी नहीं लगा रहे यार। अरे M2G M1G, मैंने बोला था यार M1 × 10, वो 10 को एक सिंबल दिया गया था जी। मैंने कहा था यार कुछ लोग भूलेंगे, तुम लोग सोच। M1 मास की बॉडी पे लगने वाला फोर्स, M1G नीचे T ऊपर। और चूंकि मैंने बोला M1 बड़ा है तो यार इतना तो पक्का है कि एक्सेलेरेशन नीचे आएगा। M1G और T में कौन ज्यादा होगा? M1G। इक्वेशन बनेगी M1G - T = M1A। फर्स्ट इक्वेशन कितने लोगों ने सही करी यार? अब यार कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। M2 की बॉडी पे M2G का भूतिया फोर्स वो तुरंत दिखाना है। T ऊपर, आगे पीछे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। और एक्सेलेरेशन कहाँ? यार अब एक नीचे जाएगा तो धागा तो बढ़ सकता नहीं है, ए ऊपर जाएगा। तो T और M2G में कौन ज्यादा होगा? कुछ लोगों ने M2G - T किया है, गलत किया है। T ज्यादा होगा। इक्वेशन बनेगी T - M2G = M2A। जिस तरफ एक्सेलेरेशन होगा वही ज्यादा होगा। तो बस यार ए निकालना बड़ा आसान काम है, दोनों को ऐड करो। ए आ गया, और फिर किसी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू डाल दो तो टी का आंसर आ जाएगा। टी का आंसर आ रहा है 2m1 m2g/m1 + m2। पूरा क्वेश्चन कितने लोगों ने कर दिया है? इसमें बाकी लोग
ये आंसर आ रहा है टी का। ये दो बॉडी को सटा के रखा गया है ना। 20 kg 10 kg बता रहे, A1 कितना होगा और A2 कितना होगा। A1 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और A2 6। अरे यार फिर से सटा के रखा गया है, तो वो जो सटी हुई बॉडी है वो चली जाएगी, इसको छोड़ जाएगी पीछे। दोनों काहे चलेंगे यार, देख के थोड़ी चलते हैं यार, कोई वजह होना चाहिए, कोई फोर्स होना चाहिए। तो भैया ये चलेगी, ये नहीं चलेगी, कोई दिक्कत है। मैंने 60 न्यूटन का पुलिंग फोर्स लगाया था, खींचने वाला, और अभी मैं एक अंतर कर रहा हूं, मैं 60 न्यूटन का पुशिंग फोर्स लगा रहा हूं, धक्का देने वाला पीछे से। अब बता यार आगे का एक्सेलेरेशन कितना होगा और पीछे का कितना होगा। अब दोनों साथ साथ चलेंगी। अरे ये कैसे यार, फोर्स तो मैंने पीछे वाले पे लगाया है, तो आगे वाला क्यों चलेगा यार, क्यों चलेगा यार, चलेगा जबरदस्ती। मैंने फोर्स पीछे में लगाया, आगे वाला क्या देख के चलेगा, मजबूरी में चलेगा यार, मजबूरी है। क्योंकि 10 kg वाले के रास्ते में वो आएगा, तो 10 kg वाला 20 kg के साथ अपना कांटेक्ट बढ़ाएगा, और इसके साथ ये कांटेक्ट बढ़ाएगा, तो 10 kg वाला इसको आगे एन प्राइम देगा, तो 10 kg वाले का खुद हाथ दबेगा, यानी एन प्राइम। यहाँ एक साइड में नॉर्मल एक्शन लगने लगेगा, नहीं यार। तो 20 kg वाले से पूछा जाए तुम क्यों चल रहे हो, तो कहेगा इस एन प्राइम के दम पे चल रहे हैं। बात समझ रहे हैं। और अगर कोई पूछे यार कॉमन एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो तुम एक साथ सोच सकते हो, पूरे को एक डब्बे में बंद करो, कितना आएगा यार, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई पूछे एन प्राइम कितना होगा, एन प्राइम कितना होगा, तो यार अगर पूरा सिस्टम 60/30 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कॉमन एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो पूरी दोनों बॉडी भी तो 2 से ही जा रही होंगी यार, 20 वाली भी 2 से, तो यार 20 kg की वाली 2 से जा रही है। 20 kg की बॉडी को 2 से चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है, एन प्राइम। m = 20, a = 2, तो एन प्राइम कितना होगा, 40 न्यूटन। नहीं बता सकते यार, अरे नहीं बता सकते यार। तो ये तो यार डायरेक्ट वाला तरीका है, क्या फ्री बॉडी डायग्राम वाला तरीका लगा पाओगे, लगाओ जल्दी से। 20 किलोग्राम की बॉडी की FBD, 10 किलोग्राम की बॉडी की FBD, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करके आंसर। यार देखो यार वर्टिकल डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कहे तो N1 = कितना 20 G, वो अलग डिस्कशन है। एन प्राइम आगे पता है यार 20 किलोग्राम की बॉडी पे और कोई फोर्स है यार, बस एन प्राइम आगे, एक्सेलेरेशन आगे, इक्वेशन बनेगी n प्राइम -0 = 20a। कोई दिक्कत है यार, चलो यार यहां से ध्यान हटाओ। ये रही बॉडी 10 किलोग्राम की, इसको यार दो जगह से, यहां से धक्का आगे मिल रहा है यार, पीछे से मिल तो आगे ही रहा है ना यार, फोर्स आगे ही दिखाएंगे, और एन प्राइम पीछे मिल रहा है, एक्सेलेरेशन आगे आएगा। सेकेंड लॉ वाली इक्वेशन F net = ma, सॉल्व करके एक्सेलेरेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत है? और एक बार एक्सेलेरेशन आ गया तो एन प्राइम का आंसर 40 न्यूटन। कोई दिक्कत है? क्या ये बात हम लोग डायरेक्टली एक बार में कह सकते हैं, पूरा सिस्टम 30, फोर्स 60, तो एक्सेलेरेशन 2? नहीं यार। और 20 kg बॉडी अगर 2 से चलेगी तो एन प्राइम कितना होगा, 40। बात समझ में आ रही है यार? तो कौन से तरीके से करना चाहोगे?
यार ऑफ कोर्स यार, डायरेक्ट वाले मेथड से। तो अब यार क्या 2 ब्लॉक की जगह 3 ब्लॉक दिए हों और यहां से कोई फोर्स लगा दिया जाए, नहीं कर पाओगे यार। यार यहां एक एन प्राइम डेवलप होगा और एक एन डबल प्राइम डेवलप होगा। इस बार 2 अननोन हो जाएंगे, 3 इक्वेशन, एन प्राइम एन डबल प्राइम और ए, 3 अननोन और 3 इक्वेशन बनेगी। कर दोगे ना यार? तो क्या यही करते रहेंगे क्या यार? तो क्या होता है यार, आदमी जब धागे को पकड़ता है तो अपनी उंगली से धागे के हर हिस्से को फोर्स कहां देता है? धागे को नीचे देता है। तो धागा तुम्हें कहां देगा यार? सीधी सी बात है यार, एक्शन का रिएक्शन। यानी तुम्हारी उंगलियां धागे को नीचे गिराना चाहती है तो धागा तुम्हें सपोर्ट कहां देता है? ऊपर, है ना? तो जब भी यार हम आदमी की बात करेंगे तो आदमी को किसने दिया कितना फोर्स, उस पर इंटरेस्ट है नहीं यार। ये यार 20 किलोग्राम का है, 20 किलोग्राम का बच्चा या बंदर इनमें से होगा, क्योंकि 20 किलोग्राम का आदमी नहीं होता है, ठीक है। और ये धागे को पकड़ के रुका है तो धागे ने इसको फोर्स दिया होगा कहां यार? रुका है मतलब यार इफेक्ट डायग्राम में एक्सेलेरेशन कितना है? तो क्या है, कैसे रुका रह सकता है यार? इसका मतलब यार इस आदमी ने धागे को इतना तेज पकड़ रखा है कि धागा उसको ऊपर फोर्स दे, या धागे को ये नीचे देगा तो रिएक्शन के फॉर्म में धागा ऊपर देगा। बेसिकली यार धागे के हर रेसे को पकड़ के हम लोग नीचे खींचने का प्रयास करते हैं तो हर रेसा फ्रिक्शन के जरिए हमें फोर्स कहां देता है? ऊपर। तो खैर यार कैसे देता है मतलब नहीं, कितना देता है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो धागे ने जो फोर्स दिया उसको मैं टी के फॉर्म में लिखूं, कितना दिया होगा? कितना दिया होगा यार? टी इक्वल टू 20g फर्स्ट लॉ के हिसाब से, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो टी कितना होगा? 20g। कोई दिक्कत है? अच्छा क्या बता यार, अगर हम धागे में ऊपर एक्सेलेरेट करना चाहते हैं, अच्छा ये ध्यान रखना यार, एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलेरेट करने का मतलब स्पीड बढ़ाते हुए चलना। यार जितने क्वेश्चन करे हैं हम लोगों ने, वहां जो एक्सेलेरेशन का आंसर निकला है उसको फील किया कभी कि नहीं यार? स्पीड बढ़ाते हुए चलना। सर कोई आदमी धागा पकड़ के ऊपर चढ़ पाए यही बहुत बड़ा काम होता है, स्पीड बढ़ा के चढ़ जाए ये तो असंभव है यार। कोई ऐसे यार कि मतलब पहले ऐसे ऐसे फिर स्पीड बढ़ाते हुए ऊपर ऐसे चढ़ सकता है क्या यार? है ना? यहां तक कि बंदर भी जब धागे पे चढ़ता है तो लगभग यूनिफॉर्म मोशन से चलता है। क्या धागा पे ऊपर की तरफ बंदर चढ़े और स्पीड बढ़ा ले जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? इसकी परवाह नहीं करते। क्वेश्चन बनाने वाले कहते हैं कि कोई आदमी या बंदर धागे पे एक्सीलरेट कर रहा है, तो बता यार कोई आदमी जो कि और टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन ऊपर है, तो उसके लिए यार फिर क्या जरूरी है? उसके लिए टेंशन ज्यादा होना जरूरी है। और टेंशन ज्यादा करने के लिए आदमी बहुत तेज कोशिश करे, बहुत तेजी से खींचे ताकि उसको रिएक्शन के फॉर्म में एक्सीलरेशन ऊपर मिल जाए। ऐसा संभव नहीं है, बट क्वेश्चन बनाने वाला ये कहेगा। तो तुम्हें उस बात भूल के बहुत थ्योरेटिकली सोचना है कि टी और 20g में से कौन सा ज्यादा होगा। टी कोशिश क्रिएट करने की वजह आदमी ही है, बट टी ज्यादा क्रिएट कर लिया है उसने किसी तरीके से नहीं। और मुझे एक एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहे हैं, टेंशन आंसर बताओ। तो टी माइनस 20g इक्वल 20, तो टी का आंसर तो टेंशन का आंसर ये आएगा नहीं 28। अगर मैं ए की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखता हूं तो बताओ टेंशन कितना आएगा? अरे सॉल्व करके बता यार। 260। अगर मैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखता हूं तो कितना आएगा? 280। नहीं, अगर मैं कहता हूं ये धागा 300 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकता है, उसके बाद वो टूट जाता है, तो बताओ यार ये बंदर कितने एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है? बात समझ में आ गई यार? अगर 300 न्यूटन से ज्यादा नहीं झेल सकता तो टेंशन मैक्सिमम रख दो यहां, तो एक्सीलरेशन का मैक्सिमम आंसर खुद मा खुद निकल आएगा यार। नहीं, क्या ये क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है? कितना
तो यहाँ पे यार टी मैक्स दिया है क्वेश्चन में 300 और ए मैक्स पूछा है कि आदमी कितने एक्सेलेरेशन से ऊपर चढ़ सकता है। हालांकि एक्सेलेरेशन से चढ़ना संभव नहीं है। अच्छा ये वो होता है, कोई धागा 100 न्यूटन मैक्सिमम क्षमता रखता है, 100 न्यूटन, उसमें ये आदमी लटक के खड़ा हो सकता है? अरे 100 न्यूटन की मैक्सिमम क्षमता है, क्या उसमें लटक सकता है? अरे रुका नहीं रह सकता, लटक के रुका रहे ऐसे नहीं हो सकता। हाँ अरे ये रुका तो था यहाँ, तो टेंशन का आंसर कितना आया था? 200 न्यूटन। तो क्या होगा यार, टूट जाएगी। उसका सपोज मैंने कहा टेंशन की मैक्सिमम लिमिट 100, क्या तुम उसको पकड़ के नीचे एक्सेलेरेट कर सकते हो? उसको पकड़ के नीचे एक्सेलेरेट कर सकते हो कि नहीं? अच्छा ऊपर, उसको पकड़ के ऊपर टंग सकते हो? अरे यार पकड़ ही नहीं सकते तो ऊपर एक्सेलेरेट क्या करोगे? लेकिन क्या उसको पकड़ के नीचे गिर सकते हो? अरे काहे नहीं कर सकते यार। तुम धागे को छत से बांधो, धागे को ऐसे पकड़ के और नीचे एक्सेलेरेट कर जाओ, कूद जाओ, धागे को पकड़ो ही नहीं, बस हल्का सा पकड़ो तो धागा टूट जाएगा क्या? यार धागे को ऐसे हाथ के बीच में ऐसे फंसा लो, दुनिया को लगे कि तुम पकड़े हो, लेकिन बीच में तुमने उसमें सपोर्ट ना के बराबर रखा है, तुम ऐसे कूद जाओ तो कोई दिक्कत धागे को नहीं ना यार। तो मतलब यार, तो तुम यार नीचे एक्सेलेरेट नहीं कर सकते यार धागे को पकड़ के। सपोज यार तुम्हारे घर पे कपड़े टांगने वाली रस्सी है, उसकी मैक्सिमम टेंशन लिमिट 100 न्यूटन है और भूकंप आने का अंदेशा जताया जा रहा है टीवी पे कि अगले 2 मिनट में भूकंप आने वाला है, ठीक? तो तुम चाहोगे यार कि नीचे उतरो जमीन में, 7वें फ्लोर पे रहते हो और खूब लंबी रस्सी है, तो तुम क्या करोगे यार? क्या 7वें फ्लोर से सीधे छलांग लगाओगे? अरे यार मान लो कि हिलने लगी बिल्डिंग, बस गिरने वाली है, तो यार तब तो कुछ सोचोगे ना यार। तुम लोग मतलब क्या इतने आलसी किस्म के लोग हो कि जब तक बिल्डिंग गिर ना जाए, वहां से पत्थर न गिरे, तब तक तुम चारपाई से नहीं उठोगे। तुम वेट करोगे कि नहीं यार एक पत्थर मेरे ऊपर गिरे तभी मान, जब तक टीवी नहीं फूटेगी नहीं उठेगी। तो आलस की इंतहा है यार। यार कभी तो जागना पड़ेगा ना यार, जब गिरने वाली बिल्डिंग, पता है बगल वाली बिल्डिंग अभी अभी गिर गई, ताऊ जी मर गए सामने वाले, तो फिर तुम्हारे पास सुतली है, सुतली में अब अगर तुम टंग के आराम से उतरोगे तो इससे अच्छा तो सीधे कूद जाते क्योंकि सुतली टूट जाएगी। तो फिर तुम क्या करोगे यार? तुम यार धागे को बीच में फंसा के अगर कूदे तो भी उसी एक्सेलेरेशन से कूदोगे। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? धागे को हल्का सा पकड़ना चाहिए, एकदम हल्का सा पकड़ के उसका सहारा लेके नीचे कूदो। यार एक्सेलेरेशन कहाँ होगा? नीचे, तो उतना टेंशन क्रिएट नहीं होगा। और जहां तुम 10 के से नीचे, उसके बजाय थोड़ा कम एक्सेलेरेशन से गिरोगे, ये पक्की बात है यार। इक्वेशन बनेगी 20g माइनस टी इक्वल टू 20a, तो टी का आंसर आएगा 20g माइनस 20a, यानी 200 माइनस 20a, यही तो आएगी। यानी अगर तुमने मान लिया a की वैल्यू, तुमने यार इतना धीमे धीमे उतरे कि a की वैल्यू तुमने 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बता यार टेंशन कितना आएगा? 40 न्यूटन। तो क्या तुम यार धागे के सहारे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे नहीं गिर सकते? यार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कूदने से अच्छा है कि तुम 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कूदो, कुछ तो राहत मिलेगी यार। एक तरीका यह था कि तुम सीधे कूद जाते तो तुम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से नीचे जाते जाते इतनी स्पीड अचीव कर लेते कि हाथ पैर सब कुछ टूट जाता। तो फिर तुम चाहोगे यार कि कम से कम ऐसा हो कि पैर टूट जाए बाकी बच जाए, यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कूदना चाहोगे। तो देखा यार टेंशन कितना आया? 40 न्यूटन, क्या धागा टूट जाएगा? 100 लिमिट है ना यार। तो तुमने सोचा कि यार अभी यार बच सकते हैं, ऐसा करते हैं 6 मीटर पर सेकंड, तो टेंशन कितना आएगा यार? यार ये भी सेफ है, इसमें राहत है यार। तुम 6 के एक्सेलेरेशन से कूदोगे तो जमीन में गिरते गिरते ज्यादा ज्यादा तुम्हारा पैर में यार पैर टूट जाएगा यार। 6 बहुत है यार, 7वीं मंजिल से 6 बहुत है नहीं। तो अब तुम चाहोगे यार चलो 4 से कूदते हैं, 4 से 200 माइनस 80 कितना आ गया यार? हाँ 120। मतलब यार इतना टेंशन तो धागे में हो ही नहीं सकता। तो अगर तुम ज्यादा ही सेफ उतरने की कोशिश करोगे तो भी खतरा है यार।
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल सेफ्टी वाला एक्सेलेरेशन कितना होगा, या ए मिनिमम कितना होगा। बात समझ रहे यार, ए मिनिमम कितना होगा ये पूछा जा सकता है नहीं यार। तो तुम यार टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू रख दो, है ना, तो अपने आप ए मिनिमम निकल आएगा। यार ये मिनिमम इसलिए इस बार है क्योंकि ये बीच में माइनस साइन है। मैक्स तो ए क्या होगा, मिन होगा, और टी मैक्स 100 है, तो ए मिन कितना आएगा, कितना आएगा यार 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से तुम धागे का हल्का सा सहारा लेके कूदते हो, है ना, तो धागा तुम्हें सपोर्ट कर देगा नहीं, और अगर तुमने ज्यादा सुरक्षित उतरने की कोशिश करी तो धागा टूट जाएगा। तो बस यार इतने से कूदोगे, एक आध पैर टूटेगा बस। लेकिन कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता कि ठीक 5 के एक्सेलरेशन से ही कूद जाए, और कोई कैलकुलेशन थोड़ी कर रहा होता है उस समय। तो कोशिश करना चाहिए यार 5 के बजाय फिर थोड़ा 6 रहे, 5 की कोशिश ना करना वरना टूट ही जाएगा। हटा दें यार। ये पेंटर पुली की हेल्प से एक धागे के थ्रू किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, और वो अपनी ही ताकत के दम पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा भी है, और प्लेटफॉर्म से ही वो स्प्रिंग भी जुड़ी हुई है। अच्छा, ऐसा प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल काम है, और अगर कोई कर भी ले तो ज्यादा से ज्यादा खड़ा रह सकता है। कोई उससे कहे कि यार इतना तेज खींचो कि यार तुम एक्सलेट भी कर जाओ, ये एक तरह से असंभव काम है। फिर भी यार राइटर को करके तो दिखाना नहीं पड़ता, उसने ये बना दिया क्वेश्चन में कहा गया ये पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो सिस्टम में मास किसके किसके अंदर है, प्लेटफॉर्म के अंदर है, और प्लेटफॉर्म का स्मॉल एम और पर्सन का कैपिटल एम। इसमें मास को चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन चला रहा है यार। अब जरा इस पूरे मास पे ध्यान दो जरा, ये इसमें ही तो मास है यार, इसको कौन चला रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स कौन दे रहा है, हाँ फोर्स यार स्ट्रिंग, यहां से स्ट्रिंग अटैच्ड है, यहां से स्ट्रिंग अटैच्ड है, इसके हाथ से स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो चारों तरफ से स्ट्रिंग ही तो फोर्स दे रही है। और स्ट्रिंग कहां पे, जहां से अटैच होगा वहां पे अवे फ्रॉम द बॉडी फोर्स देना। कितना फोर्स, तो जितने से एजेंट ने पेंटर ने स्ट्रिंग को खींचा होगा उतने से स्ट्रिंग ने, और वो वैल्यू दे रखी है एफ। यानी यार स्ट्रिंग ने हर अटैचमेंट से कितने से खींचा है, एफ से। तो बता यार पूरे कैपिटल एम और स्मॉल एम को ऊपर मिलने वाला कितना हो गया, 4F ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, तो पेंटर और वेज का कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर बोला गया है। तो मेरे ख्याल से यार एक लाइन आंसर दिखना चाहिए, क्या आएगा, बस यार न्यूटन का सेकेंड लॉ एफ नेट इक्वल टू एम ए, इसमें से ज्यादा वाले से कम वाले को घटाना, तो एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो यार मैं चाहता हूं यार एक और काम करो इसमें, ये पूछा नहीं गया है, क्या बता यार पेंटर और प्लेटफॉर्म के बीच में इसके पैरों को एक नॉर्मल एक्शन मिला होगा, और प्लेटफॉर्म को वही नॉर्मल एक्शन नीचे लगा होगा। उसकी बात अभी हमने नहीं करी, इसलिए नहीं की, एक को ऊपर मिला है तो दूसरे को नीचे। और मैंने जो अपना सिस्टम कंसीडर किया था वो इतना बड़ा कंसीडर किया था जिसमें दोनों आ रहे थे, आदमी भी और प्लेटफॉर्म भी। तो नॉर्मल एक्शन फिर यार इक्वल अपोजिट है, तो नेट में तो कुछ दे नहीं रहा है, इसीलिए मैंने वहां दिखाया नहीं है। लेकिन यार अगर नॉर्मल एक्शन लाना है तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तब तुम्हें यार आदमी के बारे में अलग सोचना चाहिए, प्लेटफॉर्म के बारे में। चलो 2 एफबीटी बना के नॉर्मल एक्शन की कम से कम इक्वेशन बना दो। आदमी के बारे में अलग सोचना है,
यार ये डायरेक्ट वाला तरीका है, इससे एक्सेलेरेशन तो आ जाएगा बट नॉर्मल एक्शन नहीं आएगा। नॉर्मल एक्शन पर्सन पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? केवल पर्सन के स्प्रिंग की वजह से 2F ऊपर, ग्रेविटी का कैपिटल जी। इसके अलावा क्या बता रहे, प्लेटफॉर्म से सपोर्ट मिला, नॉर्मल एक्शन ऊपर, और इफेक्ट में एक्सेलेरेशन ऊपर, तो ज्यादा कौन होगा? ऊपर वाला। यानी इक्वेशन बनेगी 2F प्लस N माइनस कैपिटल mg इक्वल टू कैपिटल ma। ये बना क्या है? बाकी लोग किसी को कोई दिक्कत है? ये इक्वेशन बनेगी। पता है प्लेटफॉर्म, ये रहा प्लेटफॉर्म, बॉडी को छोटा सा दिखाना है, ग्रेविटी का भूतिया फोर्स mg नीचे। इसके अलावा क्या पता है, इसके पैरों को सहारा ऊपर मिला था, तो प्लेटफॉर्म को साइड ये नॉर्मल एक्शन नीचे मिलेगा। इसके अलावा यहां से और यहां से 2F ऊपर, ये प्लेटफॉर्म, और एक्सेलेरेशन कहां? यार भैया प्लेटफॉर्म नीचे नहीं जा रहा, दोनों ऊपर जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म और पर्सन दोनों ऊपर जा रहे हैं। तो इक्वेशन फिर से क्या बनेगी? माइनस NS हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा जो अभी हमने निकाला था, और फिर एक वैल्यू कर दो तो